मेहमान जो लोग थे उस तरह का था, पढ़ना पढ़ाना, शायरी और मजलिसें और महफ़िलें। वहाँ बड़ा मौलवियाना ख़ानदान में ही पैदा हुए, जहाँ की मज़हब और नमाज और अज़ान और फिर मजलिसें, इस तरह के जो तकरीबात से वो निकले। और इनका दाखिला कि वहाँ कोई अच्छी इदारा कोई अच्छा नहीं था, तो उनको लखनऊ भेजा गया, एक बहुत ही नामवर जो है शियाओं का जो मदरसा था उसके अंदर। कैफ़ी साहब बिल्कुल खिलंडर किस्म के इंसान थे और बगावत उनके खून में बचपन से ही थी, बागी जहन था उनका। उनको कुछ ये सब रास नहीं आया, और वहाँ जिस तरह से बंदिशें थीं, जिस तरह से लोगों ने ये कर रखा था, उससे वो बड़े परेशान हो गए। और परेशान होकर वो बगावत उन पर सूझी, और वहाँ के कुछ लोगों का जो बिहेवियर था वो बहुत उनको रास नहीं आया। लिहाजा वहाँ से उन्होंने फ़राग हासिल किया और वापस लौट कर आ गए। और धीरे 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 उन्होंने प्रोग्रेसिव मूवमेंट से मुतल्लिक़ लिटरेचर को पढ़ा, और शायरी का शौक़ भी उनको हो गया। अब ख़ानदान में बड़ी हलचल मच गई कि भाई ये क्या पढ़ता है और क्या लिखता है, और ये शायरी वारी करके ज़िंदगी में करेगा क्या, ये तो मतलब बहुत ही मायूस कौन सी बात थी कि रोज़ी रोटी का क्या होगा। लेकिन देखिए साहब, 11 साल की उम्र में जो गज़ल उन्होंने कही, कुछ सालों के बाद बेगम अख्तर ने उसे अपनी आवाज़ में गाया, और कैफ़ी आज़मी को कैफ़ी आज़मी बनना था। तो कैफ़ी साहब जो थे इस तरह से, मतलब एक उनको लगा था कि मैं राह पर हूँ या राह से भटक रहा हूँ, ये उनको अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब वो थोड़ा जवान हुए और शायरी की तरफ मायल हुए, तो उनकी जो शक्ल सूरत थी, जो पूरी वजाहत थी उनकी, वो इस कदर अट्रैक्टिव थी कि मैं एक बार बात कर रहा था भीष्म सानी से उनकी 75वीं सालगिरह पर। तो मैंने कहा कि आप इतने सॉफ्ट स्पोकन है कि मैंने इतने ज़िंदगी में आदमी देखा नहीं, आपको कभी गुस्सा नहीं आया? कल एक बार आया था, मैं इब्टा में 1954-55 की बात है, कैफ़ी साहब से उलझ गया, कैफ़ी आज़मी से, और मेरी बहुत ज़बरदस्त तू मैं हुई। बस ये हुआ कि किसी वक्त गुत्थम गुत्था हो जाएगी। लेकिन वो इतना खूबसूरत था, इतना शानदार था, ऐसे घुंघराले बाल थे, क्या था, मेरी नज़र लग जाती। मैंने उससे कहा कि यार मैं इतने हसीन आदमी से नहीं लड़ सकता। तो क्या गबरू जवान था, ये उनके लफ्ज़ थे भीष्म सानी के, गबरू जवान। तो कैफ़ी साहब जब मुशायरों की महफ़िलों में आते थे तो एक अजीब अट्रैक्शन होता था। अल्लाह ने उनको आवाज़ बड़ी खूबसूरत दी थी। उन्होंने कोशिश की शुरू में कि वो तरन्नुम से अपना कलाम सुनाए, लेकिन नहीं सुना पाए। उनको लगा कि नहीं, मैं इतना सुर वाला नहीं हूँ, बेसुरा हूँ। और तहतुल लफ्ज़ उन्होंने इख्तियार किया, वो गज़ब का था, गज़ब का अट्रैक्शन था। और लाल किले के मुशायरे में, जो बहुत बड़ा जम गफ़ीर में होता था, वहाँ जब वो आते थे तो लोग खड़े हो गए, पहले बहुत देर तक तालियां बजाते थे उनके इस्तकबाल में। ये सब कुछ कैफ़ी साहब से को हमने देखा है। कैफ़ी आज़मी जब सिर्फ 12 साल की उम्र थी उनकी, 12 साल की उस कम उम्री में एक ऐसी गज़ल कह दी कैफ़ी आज़मी ने, जिसे आज तक हम गुनगुनाते हैं। इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। और जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, ये दूसरा पिए हंसे तो कलेजा निकल। इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना, हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े। सभी को है गमे तिश्ना लबी, मगर साकी
किसके उबल पड़े, इतना तो जिंदगी किसी के खलल पड़े। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया, जी खुश तो हो गया, मगर आंसू निकल पड़े, इतना तो जिंदगी किसी के खलल पड़े। हंसने से वो सुकून, रोने से कल पड़े, इतना तो जिंदगी किसी के खलल कैफ़ी आज़मी की शायरी पे जब कभी हम गौर करते हैं, बात आवारा सजदे की हो या बात कैफियत की हो, कैफ़ी की जो शायरी है वो नज़्मों की शायरी हो या उनकी गज़ल की शायरी हो, कैफ़ी की शायरी दरअसल उजाड़ मौसम में बहार के आमद की शायरी है। कैफ़ी आज़मी की शायरी अंधेरे के ख़िलाफ़ उजाले की बशारत देने वाली शायरी है। हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, समाज की ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी अंधेरा है, जहाँ तारीकी है, वहाँ रोशनी कैसे पहुँचे, ये फ़िक्र हमेशा कैफ़ी को सताती रही और इसी फ़िक्र को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर शायरी के कालिब में ढालते रहे कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी की शायरी अंधेरे से उजाले की तरफ सफ़र करने की शायरी है। वो इनकलाबी और बाकी जो जहनियत थी वो उससे निकल कर आए और कानपुर चले गए, और कानपुर जाने के बाद ट्रेड यूनियन में रहे, रिक्शा वालों की यूनियन, मज़दूरों की यूनियन और ये सब उसको। इसके बाद साहब उनको लगा कि कुछ और करना चाहिए और वो लखनऊ आ गए। कुछ रसायल, कुछ अखबारात में काम किया और बड़े बहुत तंगी के दिन थे, बड़ी मुश्किलात के दिन थे, और उनको लगा कि घर ख़ानदान का क्या होगा। और फिर वहाँ से कुछ दोस्तों ने जो उनके साथ थे, मजरू सुल्तानपुरी भी कुछ दिन वहाँ रहे, लेकिन सरदार जाफरी साहब और जानिसार अख्तर, ये तीनों एक साथ ही रहते थे एक ही इमारत के अंदर, और खाना वाना भी सब साथ होता था। इन तीनों ने एक दिन तय किया कि चलो बम्बई चलते हैं और किस्मत आजमाई करते हैं। और ये तीनों बम्बई गए, और तीनों की बम्बई में जाने के बाद जो शनाख्त हुई, दुनिया उससे वाकिफ़ है कि कैफ़ी साहब ने बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारी, बहुत नाम कमाया, फिल्म में वो कमालात किए कि मतलब पूरा मंजूम फिल्म लिख डाली, और ऐसे शानदार गाने। कैफ़ी साहब को ये अंदाज़ा था कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ। कभी कभी बहुत शर्मा कर, बहुत मुस्कुरा के कहते थे कि मेरे गांव के जो मज़दूर हैं, काश्तकार जो काम करते हैं खेतों में, वो मुझको इतना बड़ा आदमी समझते हैं। कहते हैं हमारे भैया तो दुनिया में वर्ल्ड के नंबर 1 हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 शायर हो। ये कह के वो शर्माते थे और अजीब सा लुत्फ़ उनको होता था। और जाहिर सी बात है कि किसी आदमी को अगर ये एहसास हो कि मेरे इलाके, मेरे ख़ित्ते के लोग मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 मानते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा तो लगता है। वो जानते थे कि मोहब्बत का ये रिश्ता है और उतनी सादगी है, इतने भोले लोग वो हैं।
और कैफ़ी साहब मतलब अपनी शायरी के अंदर वो तमाम जो चीज़ें उन्होंने उन मज़दूरों के साथ, उन छोटी कौम के लोगों के साथ मतलब कोई भेदभाव नहीं करते थे, सैयदज़ादे थे, लेकिन इनका ताल्लुक़ जितने भी वहाँ कौम के लोग थे, हिंदू मुसलमान, सबसे इतना प्यार का रिश्ता था और आखिरी सांस तक उनके लिए लड़ते रहे। बहरहाल शायरी के बारे में उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं एक अच्छा खासा शायर हूँ। सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने। और बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने। यह खूबसूरत कलाम कैफ़ी आज़मी का डीडी उर्दू ने खुसूसी तौर पे इसकी मौसीक़ी तैयार की है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम। सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने। बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने। सिवा है हुक्म की कैफी को संगसार करो, सिवा है हुक्म की कैफी को संगसार करो, सिवा है हुक्म की कैफी को संगसार करो, मसीहा बैठे छुप के कहाँ खुदा जाने, मसीहा बैठे छुप के कहाँ खुदा जाने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने।
कैफ़ी आज़मी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, कैफ़ी आज़मी इब्टा से वाबस्ता रहे, कैफ़ी आज़मी ने आम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की थी, आम लोगों के लिए अपनी शायरी भी वक्फ़ की थी, फ़िल्मों के लिए नग़मा निगारी की, हीर रांझा जैसी वो तारीख़ फ़िल्म भी लिखी जो पूरी फ़िल्म मंजूम है। यह गैर मामूली कारनामा था कैफ़ी आज़मी का। आवारा सजदे वो बैन हो गया, इसलिए कि उन्होंने जो शायरी की तो जो बात उनके जहन में आई, जो सारा कम्युनिस्ट मार्क्सिज्म उन्होंने पढ़ा था, वो सारा का सारा उस पहले मजमूए में झलकने लगा। उनकी एक नज़्म थी जिसने हिला के रख दिया। मेरे कांधे पे बैठा कोई पढ़ता रहता है इंजील कुरान और वेद, मक्खियाँ कान में भिन भिनाती हैं, ज़ख्मी हैं कान अपनी आवाज़ में कैसे सुनूं। राणा हिंदू था, अकबर मुसलमान था, संजय वो पहला इंसान था कबल मसीह हस्तिनापुर में जिसने टेलीविज़न बनाया, घर बैठे अंधे राजा को युद्ध का तमाशा दिखाया। आदमी चांद पर उतरा तो क्या, अब से पहले बहुत पहले जब जर्रा टूटा न था, चश्मा जौहर का फूटा न था, फर्श से अर्श तक जा चुका है कोई। ये और ऐसी बहुत सी जहालत की बातें मेरे कांधे पे हुई जाती हैं सवार, कद मेरा रात दिन घट रहा है, सर कहीं पाँव से मिल ना जाए। ये वो नज़्म थी जिस पर हिंदू और मुसलमान सब खड़े हो गए, साहब की तो हमारे धर्म को संकट में डाल रहे हैं और इस किताब को बैन होना चाहिए। और पार्लियामेंट तक में गूंज उठी और हंगामा मचा और बहस हुई और किताब बैन हो गई। कैफ़ी साहब उस बैन से बड़े हो गए और बड़े हो गए और कदावर हो गए, क्योंकि एक आदमी की शायरी इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि पार्लियामेंट में उससे बहस हो। वो इस उनका कद इतना बड़ा था कि पार्लियामेंट पर उन पर बहस हुई। बहरहाल उन्होंने किसी चीज़ को कुछ समझा नहीं, कुछ जाना नहीं और अपने उसूलों पर कायम रहे। ये उनका मेयार जो था ना, उनकी हर चीज़ में एक जो मेयार था, जो लिबास उन्होंने पहना तो फालिज गिरा और फालिज गिरने के बाद एक बायां हाथ बायां पैर मफलूज हो गए और वो चल नहीं पाते थे। मुझे याद है कि जब वो पहली बार दिल्ली आए लाल किले के मुशायरे पे फालिज गिरने के बाद, तो एक हाथ उनका मेरे कंधे पे था और 12 सीढ़ियाँ थीं लाल किले के उस स्टेज पे जाने के लिए। लोगों ने पूछा कैफ़ी साहब क्या हुआ क्या हुआ, कहने कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, इस पैर को हुआ है मियाँ, इसको होता रहे, हमें क्या। ये था उनका कॉन्फिडेंस और ये कॉन्फिडेंस उनकी शायरी में जगह जगह झलकता है। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, ये जो औरत के लिए पैगाम था। या उनको दो चीज़ों ने बहुत परेशान किया उनकी ज़िंदगी में, एक तो फसादात, और फसादात पे उन्होंने बहुत शायरी की और उनको मतलब ये उनके गले से नहीं उतरता था कि यार हम हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं, ये कौन बेवकूफ़ है और हमको बेवकूफ़ बना जाता है और हम आपस में एक दूसरे को खंजर मारने लगते हैं। ये क्या हिमाकत है, क्या जहालत है। हज़ारों साल की हमारी रिवायत है साथ मोहब्बत से रहने की। वो तकलीफ़ उनकी बहुत बड़ी थी। औरत को बाज़ार में देखकर, औरत के साथ बदतमीज़ी को देखकर वो बहुत दुखते थे। उनकी पूरी शायरी में इसकी ये झलक मिलती है। और पूरी जो उनकी जो फिल्मों के अंदर शायरी थी बड़ी इनकलाबी और बागी शायरी थी। साहिर के साथ साथ अगर कोई नाम आता है तो वो कैफ़ी आज़मी का था। अपनी शर्तों पे रहे, अपनी शर्तों पे जिए और उन्होंने ऐसे ऐसे कमालात किए कि पूरी फिल्म मंजूम लिख डाली। और ऐसी फिल्म की जिसमें तमाम फिल्में मतलब कहीं भी कोई प्रोज आपको मिलेगी नहीं, हर चीज़ जो है वो गाकर है, मंजूम है और पोइटिक है। ये कैफ़ी साहब का ही कमाल था कि पूरी फिल्म को उसके अंदर पिरो देना। तो कैफ़ी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सैड सॉन्ग्स की दुनिया में अगर हम आएँ बात करें, सबसे हसीन जो आदमी इंसान जब अपने आप से कंप्रोमाइज़ करता है कि एक कैरेक्टर